नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के दौरान रेंजर्स ने की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में भी तोड़फोड़, कई लोगों के घायल होने की खबर। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन इस्लामी जिहाद के खिलाफ इजराइल की बड़ी सैन्य कार्रवाई। गजा पर इजराइल के हवाई हमलों में इस्लामी जिहाद के 3 आतंकवादियों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत। इजराइल ने कहा कई हमलों में शामिल थे, हमलों का निशाना बने आतंकी। अपने राजनयिक पर कार्रवाई से बौखलाए चीन का जवाबी कदम। कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने का किया ऐलान। इससे पहले कनाडा सरकार ने चीन के एक राजनयिक को निष्कासित करने का दिया था आदेश। आंतरिक मामलों में दखल का हवाला देकर की गई थी कार्रवाई। धूमधाम के साथ नाजी जर्मनी पर मनाया गया रूस की जीत का जश्न, विक्ट्री डे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन पर साधा निशाना। कहा पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को बना लिया है बंधक, रूस को करना चाहते हैं ध्वस्त। बोले नहीं पूरी होगी पश्चिम की मंशा। और सूडान में संघर्ष विराम संबंधी वार्ता में प्रगति न होने से गहराया विस्थापन का संकट। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने कहा हिंसा के बीच 7 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ा अपना घर बार। पोर्ट सूडान में बेजा जनजातीय समूह ने सेना के पक्ष में निकाली रैली। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया गया। इमरान खान जब अल कादिर ट्रस्ट के मामले में पेशी के लिए हाई कोर्ट पहुंचे तभी उन्हें पाक रेंजर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय और मियांवाली एयरबेस पर भी हमला किया है। एयरबेस पर एक जहाज के ढांचे को आग लगा देने की खबर है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने आपात बैठक बुलाई है। सेना और सरकार से दो हाथ करने के बावजूद गिरफ्तारी से बचते आ रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को आखिरकार धर लिए गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। इमरान कई मामलों में जमानत बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे। इमरान की गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब में दर्ज अल कादिर ट्रस्ट मामले में हुई है। गिरफ्तारी के समय अदालत के परिसर में जबरदस्त बवाल हुआ। इमरान के समर्थक, वकीलों और रेंजर्स के जवानों के बीच जोरदार हाथापाई हुई। इमरान समर्थकों के प्रयास के बावजूद रेंजर्स उन्हें हिरासत में लेकर वहां से निकल गए। आज जब बायोमेट्रिक के लिए वो गए तो उन्होंने कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर खान साहब को अरेस्ट किया, उनके सर पे डंडा मारा और उनको ऐसी कुछ चीज उनको स्प्रे मारी गई जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए थे। मुझे लगता है कि वैसी कुछ स्प्रे मारी गई है, लेकिन वो उसके बाद उनको गाड़ी में डाला। इमरान की गिरफ्तारी की खबर बाहर आते ही इमरान की पार्टी के लोग सड़कों पर निकलने लगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कई जगह इमरान समर्थकों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। सबसे ज्यादा ध्यान रावलपिंडी में होने वाले विरोध प्रदर्शन ने खींचा, जहां लोग सेना मुख्यालय में विरोध दर्ज कराने पहुंचे। इस बीच पाकिस्तान के अधिकतर हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। उधर सरकार सफाई दे रही है कि इमरान को इस मामले में नोटिस जारी हुए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन पर तशद्दुद करने की इत्तलात आ रही है दौरान गिरफ्तारी। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान
हमारी रेड लाइन है। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद नैब के रावलपिंडी कार्यालय ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल हुआ। इमरान को बुधवार को नैब की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी रिमांड लेने का प्रयास होगा। इमरान खान को जिस अल कादिर ट्रस्ट मामले में पकड़ा गया है, उसमें आरोप है कि एक भूसंपदा कंपनी से 50 अरब रुपए वैध करने के लिए इमरान खान और उनकी पत्नी ने अरबों रुपए हासिल किए। और गजा पट्टी में इजराइल ने एयर अटैक किया, जिसमें फाइटर जेट समेत 40 एयरक्राफ्ट शामिल रहे और इन्होंने कुछ ही सेकंड में 3 जगहों पर हमले किए। इजरायली हवाई हमले में इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडरों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में फलस्तीनी इस्लामिक जिहादी मूवमेंट के 3 टॉप कमांडर और उनके परिवार के लोग शामिल हैं। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन इस्लामी जिहाद के खिलाफ इजराइल की यह सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई है। मंगलवार को गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में इस्लामिक जिहाद के 3 कमांडरों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने इस्लामिक जिहाद के कमांडरों के घरों को निशाना बनाए जाने की वीडियो जारी की है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल के हमलों में 20 लोग घायल भी हो गए हैं। इजराइल ने सैन्य अभियान में 40 लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया। इजराइल का कहना है कि कार्रवाई में ऐसे तत्वों को निशाना बनाया गया है जो इजराइल पर हमलों में शामिल रहे थे। इजरायली सेना ने आज इस्लामिक जिहाद के 3 आतंकी सरगनाओं को निशाना बनाया, जो हमलों के लिए जिम्मेदार हैं और इजराइल राज्य और उसके निवासियों के खिलाफ हमलों की योजना बना रहे थे। गाजा में इजरायली हवाई हमलों के बाद इजराइल फिलिस्तीन तनाव बढ़ गया है। हमलों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में फिलिस्तीनियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वे संघर्ष करेंगे और संघर्ष करेंगे, क्योंकि यह हमारा देश और हमारी भूमि है। यह हमारे लिए है, फिलिस्तीनियों के लिए है। इजराइल की सेना के अनुसार हमलों में 10 हथियार और बुनियादी ढांचा निर्माण स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। इनमें रॉकेट उत्पादन कार्यशालाएं और सुरंगों के लिए इस्तेमाल होने वाली कंक्रीट के निर्माण से जुड़े परिसर भी शामिल हैं। इजराइल के इन हमलों के बाद जवाबी हमलों की आशंका को देखते हुए चौकसी बरती जा रही है। इस्लामी जिहाद ने इन हमलों का जवाब देने की बात कही है। वहीं आशंका जताई गई है कि गाजा स्थित चरमपंथी संगठन भी जवाबी हमले कर सकते हैं। हालांकि इजराइल के नागरिकों का कहना है कि वो ऐसे हालात के आदी हो चुके हैं। हम इसके लिए काफ़ी हद तक आदी हो गए हैं। संभवतः हमारी तरफ बहुत से रॉकेट आएंगे। हालांकि हमारा आयरन डोम सिस्टम इसको रोकने के लिए बहुत प्रभावी है। इससे आतंकियों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाते। इजराइल और इस्लामी जिहाद के बीच तनाव पिछले सप्ताह उस समय बढ़ गया था जब इस्लामिक जिहाद और अन्य समूहों ने एक फिलिस्तीनी भूख हड़ताल करने वाले की इजरायली जेल में मौत के बाद 2 दिनों में इजराइल में कई रॉकेट दागे थे। इजराइल की इस्लामी जिहाद के खिलाफ कार्रवाई को पिछले साल अगस्त में दोनों के बीच 3 दिनों तक चली लड़ाई के बाद से सबसे घातक माना जा रहा है। और भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी महत्व के विभिन्न विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई। इजरायली विदेश मंत्री आज सुबह ही भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें 36 कारोबारी शामिल हैं। इजरायली विदेश मंत्री का दौरा आर्थिक राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन के उपस्थिति में भारत और इजराइल के बीच जल तकनीक समेत 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद CII द्वारा आयोजित भारत इजराइल बिजनेस फोरम में इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजराइल और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा उठाएंगे। भारत इजराइल बिजनेस फोरम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और इजराइल न केवल द्विपक्षीय साझेदार हैं, बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। हम भारत इजराइल USA UAE नेटवर्क के माध्यम से जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्र में संयुक्त निवेश और नई पहलों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हुई। और कनाडा की ट्रूडो सरकार की ओर से चीन के राजनयिक को निकाले जाने पर अब चीन ने भी बदले की कार्रवाई की है। चीन ने शंघाई स्थित वाणिज्य दूतावास में तैनात कौंसल जनरल को 13 मई तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि एक दिन पहले कनाडा ने चीनी राजनयिक पर अपने एक सांसद को धमकाने का आरोप लगाते हुए बाहर का रास्ता दिखाया था। अपने राजनयिक पर कार्रवाई से बौखलाए चीन ने पलटवार करते हुए कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित करने की घोषणा कर दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो कनाडा के विवेकहीन कदम का कड़ा विरोध करता है और उसके जवाब में समान कार्रवाई कर रहा है। चीन ने शंघाई वाणिज्य दूतावास में तैनात कनाडा के राजनयिक को 13 मई तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि चीन आगे भी कार्रवाई कर सकता है। कनाडा की अनुचित कार्रवाइयों के जवाब में चीन ने शंघाई में कनाडाई महावाणिज्य दूतावास के जेन यीहुई को 13 मई से पहले देश छोड़ने का आदेश दिया है। इससे पहले कनाडा की सरकार ने चीन के एक राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश दिया था। चीनी राजनयिक पर राजनीतिक हस्तक्षेप और कनाडियाई सांसद को निशाना बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा है। हालांकि चीन ने किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया है। चीनी राजनयिक को देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर इस महीने की शुरुआत में एक अखबार में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करने का दबाव था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने जांच में पाया है कि चीनी राजनयिक ने उइगर अल्पसंख्यकों के दमन की आलोचना के बाद कनाडा के विपक्षी नेता माइकल चोंग और चीन में उनके रिश्तेदारों को निशाना बनाया गया। खुफिया सेवा के मुताबिक चीन ने 2019 और 2021 में कनाडा के संघीय चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद से माइकल चोंग बार बार झाओ के निष्कासन की मांग कर रहे थे। इस बीच चीन ने ऐन वक्त पर जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिस्टियान लिंडनेर का अपने यहाँ आने का न्योता रद्द कर दिया है। हालांकि उससे कुछ ही देर पहले चीनी विदेश मंत्री ने बर्लिन जाने का ऐलान किया था। चीनी अधिकारियों ने कहा है कि मुलाकात के समय में कुछ दिक्कतें होने के कारण ये दौरा रद्द किया गया है। यात्रा के रद्द होने के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि उनके देश को चीन के प्रति एक आत्मविश्वासी और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन एशियाई महाशक्ति से पूरी तरह से अलग होने का विचार पूरी तरह से सही नहीं है। जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबाख भी चीनी सरकार की आलोचना करने के लिए जानी जाती हैं और चीन और जर्मनी के बीच हाल के दिनों में बातचीत में कुछ गर्मजोशी आई थी। खासकर महामारी के बाद दोनों देश करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अब चीन के साथ हमारे संबंधों को भागीदार, प्रतियोगी, प्रणालीगत प्रतिद्वंदी के रूप में वर्णित करना सही है। चीन की ओर से प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा निसंदेह बढ़ गई है। अप्रैल में ही बेयरबाख बतौर विदेश मंत्री अपनी पहली चीन यात्रा पर गई थी और उन्होंने विदेश मंत्री किन से मुलाकात की थी। बेयरबाख ने चीन को एक प्रतिद्वंदी लेकिन साझेदार बताया था। पिछले साल नवंबर में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज चीन के दौरे पर गए थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली।
जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब रुख करते हैं यूरोपीय जगत की ओर। उन्नीस 1945 में सोवियत संघ की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए रूस ने मॉस्को के रेड स्क्वायर में 9 मई को 78वें विजय दिवस परेड का आयोजन किया। 1945 में 9 मई को ही सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जारी जंग के बीच आयोजित इस विक्ट्री डे परेड में 8000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। 78वें विजय दिवस परेड वर्षगांठ रूसी गौरव और देशभक्ति की शक्तिशाली प्रदर्शन का प्रतीक था। हर साल की तरह नाजी जर्मनी पर रूस की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। हालांकि इस बार समारोह थोड़ा फीका रहा। इस मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभ्यता बदलाव के कगार पर है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पश्चिमी देशों का गुलाम बन गया है और वे रूस को ध्वस्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्चता की कोई भी विचारधारा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। यूक्रेन के लोग विद्रोह और अपने पश्चिमी आकाओं के आपराधिक शासन के बंधक बन गए हैं। उनकी क्रूर स्वार्थी योजनाओं के निष्पादन में सौदेबाजी की जा रही है। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। इस परेड के जरिए रूस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता है और परेड में आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। बता दें कि 9 मई 1945 के दिन ही सोवियत सेना ने नाजी जर्मनी को दूसरे विश्व युद्ध में हराया था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद यूरोप में युद्ध का अंत हो गया था। इसी ऐतिहासिक जीत की याद में रूस विक्ट्री डे परेड निकालता है। इस साल मॉस्को की परेड में 8000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। परेड में कुछ बख्तरबंद गाड़ियां तो थीं, लेकिन प्रमुख टैंक नदारद थे। टैंकों के परेड में शामिल नहीं होने के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस साल परेड में पहले तो किसी विदेशी मेहमान के आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और आर्मीनिया के नेता समारोह में नजर आए। इस अवसर पर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश नाजीवाद के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। हम मानते हैं कि श्रेष्ठता की कोई भी विचारधारा घृणित, आपराधिक और घातक है, लेकिन पश्चिमी अभिजात वर्ग अभी भी उनकी असाधारणता के बारे में बात करते हैं। इससे पहले सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी रूस को चुनौती दी है। उन्होंने कसम खाई कि जिस तरह से नाजीवाद को हराया गया था, उसी तरह से रूस को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने याद दिलाया कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी सेना को बुरी तरह से पीटा गया था। यूरोप डे के मौके पर ज़ेलेंस्की का ये बयान आया था। पिछले दिनों यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल को ढेर कर दिया है। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने ड्रोन से राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश की थी।
मंगलवार की सुबह होने से पहले ही रूस ने यूक्रेन पर 25 मिसाइलें दागी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन ने इनमें से 23 मिसाइलों को बेकार कर दिया। परेड के दौरान आम लोग मारे गए रिश्तेदारों की तस्वीर लेकर सड़कों पर निकलते हैं। इसे इमोर्टल रेजिमेंट की परेड कहा जाता है। इसे भी इस साल रद्द कर दिया गया। कुछ लोग इसके पीछे सुरक्षा को कारण बताते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा हुआ तो लोग यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों की तस्वीरें लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे और रूसी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। और एक और रेड स्क्वायर पर रूस दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था, तो वहीं पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे थे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ एकजुटता प्रदर्शन किया। यूक्रेन की हर जरूरत को पूरा करने का वादा भी किया। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और फिर सेंट माइकल स्क्वायर पर रूसी सेना से छीने गए हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। एक तरफ रूस के विजय दिवस पर राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को बंधक बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ खड़े होकर एकजुटता प्रदर्शन करने के साथ जंग में रूस को शिकस्त देने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूक्रेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए गोला बारूद का उत्पादन बढ़ाएंगे। वॉन डेर लेयन ने 2014 से मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, फिर सेंट माइकल स्क्वायर पर लगी रूस से छीने गए हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तीसरा ट्रैक सदस्य देशों को उत्पादन बढ़ाने और यूक्रेन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गोला बारूद के वितरण में तेजी लाने में मदद करेगा। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि रूस 9 मई तक बाखमुत पर कब्जा करने की बात कर रहा था, लेकिन उसकी इस योजना में सफल नहीं होने दिया गया। उन्होंने सैन्य सहायता के लिए यूरोपीय देशों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि यूक्रेन EU का हिस्सा बने। यूक्रेन की यूरोपीय संघ की सदस्यता के बारे में वार्ता शुरू करने के सकारात्मक निर्णय का समय आ गया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन युद्ध में व्यापक युद्ध विराम तक पहुंचने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। एक पुरस्कार समारोह में शिरकत करने के लिए यूएन प्रमुख स्पेन में थे, जहां एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम के बजाय 18 मई को समाप्त हो रहे अनाज समझौते के विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। गोलियों के बजाय हमें कूटनीतिक हथियारों की जरूरत है। बातचीत, मध्यस्थता, यही संयुक्त राष्ट्र चार्टर स्थापित करता है। हमें अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि युद्ध से जुड़े सभी पक्षों के साथ वार्ता का दरवाजा खुला रखा जाएगा ताकि युद्ध विराम की संभावनाओं को खोजा जा सके। इन सब के बीच पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता दिए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ब्रिटेन के नेतृत्व वाले यूरोपीय देशों के एक समूह ने यूक्रेन को आपूर्ति के लिए मिसाइलों का ऑर्डर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनियों से 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलों के निर्माण संबंधी रुचि पत्र मांगे गए हैं। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। सऊदी अरब में चल रही वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं दिखने के बीच मंगलवार को सूडान में युद्धरत पक्षों के बीच भीषण युद्ध जारी रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सशस्त्र संघर्ष के बीच लूट की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। निवासियों ने कहा कि घरों, दुकानों, गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है। सूडान के बैंक संघ ने कुछ शाखाओं में सेंधमारी और तोड़फोड़ की निंदा करते हुए कहा कि अगर स्थिति अनुकूल होती है तो बैंक सेवाओं को बहाल करने की फिर से कोशिश की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी ने कहा है कि हिंसा ने सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सूडान के भीतर विस्थापित लोगों की संख्या एक सप्ताह में दोगुनी से अधिक होकर 7 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।